दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 2017 जनवरी में हुए नेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ में ये देखेंगे जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हो, उस पर किस तरह से, किन विषयों पर, किन टॉपिक्स पर ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो हमें ये बताना है अपभ्रंश का व्यवहार जो उसका प्रयोग है लोक भाषा के अर्थ में किस शताब्दी में हुआ। इसका आंसर है बी, 6वीं शताब्दी में। और इस तरह से जो भी अपभ्रंश हो गया, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, ये जो भाषाएं हैं, इनका भी यदि हम देखते हैं लोक भाषा के अर्थ में जब से इनका व्यवहार या उपयोग शुरू हुआ, तो वो किस किस सदी में है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम बता भी देते हैं, लेकिन आप जिस सोर्स पे फोकस कर रहेंगे उस पर अगर इस तरह से कोई टॉपिक्स हो, बहुत विशेष तरीके से ध्यान देंगे। तो अपभ्रंश का लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी माना जा सकता है। लगभग है 7वीं से 9वीं शताब्दी थी, इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए 7वीं और 9वीं इसमें जो दिया है, पहली शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं, 6वीं, तो यदि 7वीं से 9वीं लगभग माना जा रहा है तो 6वीं शताब्दी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। और दूसरा क्या है, पुरुष परीक्षा नहीं, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इससे संबंध में। अवहट्ट को 9वीं से 11वीं शताब्दी, और फिर पुरानी हिंदी कब से है, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। फिर देखते हैं दूसरा, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विद्यापति। इस तरह से जो भी रचनाएं हम पढ़ते रहेंगे, उनके रचनाकार का नाम अच्छे से देखते चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो ये है, इसका आंसर होगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इस प्रकार से अगर यदि हम कोई रचना पढ़ते हैं, उनके बारे में कोई भी अगर आलोचक या कोई भी व्यक्ति कुछ इस तरह का सेंटेंस दिया है, तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकर मोरी माल। ये पूछ रहा है कि यह जो पंक्ति है, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो जिस तरह का जोबना, नवेल या फिर गुलाल, इस तरह का जो ज़्यादातर सूफी वाले शब्द होते हैं, उसमें अमीर खुसरो लिखे हुए होते हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव, क्योंकि इन्होंने अक्सर ईश्वर को, श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए अपनी रचनाएं अक्सर लिखी हैं। तो माधुर्य भाव, तो ये किसके हो जाएगी, मीराबाई की, इससे संबंधित है। और फिर आपको ये देख लेना है, हर एक रचना में दास्य भाव किससे संबंधित है, सख्य भाव किससे संबंधित है, वात्सल्य भाव, तो दास्य भाव, ये सब अपनी विशेष तरह से अपने नोट्स में देखते हुए चलना है। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, नहीं सॉरी 6 पे। ये क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न ने कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसे हम सधुक्कड़ी के संदर्भ में देख सकते हैं। अब क्या है, प्रश्न संख्या 7। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो ये आपका आंसर होगा बी, चित्रावली। और हम फिर अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए कुछ रचना दिया है और पूछा है किसकी कृति है। तो हम देख लेते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी विकाय गई वह मूर्ति सूरती माही पगी। तो ये बताना है ये किसकी रचना है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं गदाधर भट्ट की हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तीय सैसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निस द्योस कै धुओ भाव दर्शात। ये बताना है इसमें, इस दोहे में नायक की किस अवस्था का वर्णन किया गया है। क्या वय संधि। तो इस प्रकार से जो भी आप रचना पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं भी देखते हुए चलेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। जगत जनायो जिह सकल, सोहर जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखी हैं आँखिन देखी जाही।
इसमें बताना है ये अलंकार कौन सा है। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। तो मैथिली शरण गुप्त यदि की बात करते हैं तो अधिकतर इनका जो काव्य है प्रबंध का रूप में है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कुछ रचना दिया है, उसकी शुरू की लाइनें छोड़ के। रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये है उर्वशी के संदर्भ में। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये बताना है ये पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से हैं। तो अज्ञे की जो 3-4 कुछ कविताएं हैं इसमें दिया भी है, इनके भी संदर्भ में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन फिर भी ये लाइन जो संबंधित है किससे है, हरी घास पर चढ़कर। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा ये जो कविता है धर्मवीर भारती की कविता है। अब धर्मवीर भारती से संबंधित कुछ और कविता अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो होंगे, वो है अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया। अब आपकी कोशिश ये होगी कि जो भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा माथुर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके भी कुछ रचनाओं को आप ढूंढें और अपने नोट्स में लिखें। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो इसका आंसर है भाग्यवती। तो इस तरह से जनवरी के सेट का ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें 15 क्वेश्चन हुआ। इसका 2 वीडियो और आएगा, इसमें एक 15 क्वेश्चन होंगे और एक में 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए जो भी सोर्स फॉलो करते हैं उसका अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही सहज महसूस कर पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।